रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने कहा है कि मुल्क की तरक्की में इनकम टैक्स की अदायगियों का बड़ा योगदान होता है। किसी भी हुकूमत के लिए टैक्स आमदनी का सबसे बड़ा और अहम जरिया होता है। गवर्नर ऑल इंडिया टैक्स प्रैक्टिशनर्स की 23वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से टैक्स की अदायगी भी देशभक्ति होती है और इससे मुल्क मुस्तहकम होता है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 1.5% लोग ही इनकम टैक्स अदा करते हैं। गवर्नर ने टैक्स प्रैक्टिशनर से ख्वाहिश की कि वो टैक्स से मुतालिक आवाम का शऊर बेदार करें। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विनीत सरन ने भी इस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुसलमानों से 6 दिसंबर को यौम सियाम मनाने की अपील की और कहा कि इस दिन खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। फोरम के कायदीन ने एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें कहा कि नई नस्ल को बाबरी मस्जिद की तारीख से वाकिफ करवाना जरूरी है। मसाजिद को आबाद रखना और नमाजों की पाबंदी भी मुसलमानों का फरीजा है। मुल्क में मुसलमानों को महरूमी का शिकार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में समाज के तमाम तबकात को लेकर जमहूरी दायरे में अपने हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखना होगा। बयान जारी करने वालों में सदर फोरम रहीमुद्दीन अंसारी, सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार जनरल सेक्रेटरी के अलावा मौलाना सैयद शाह अली अकबर, निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल पाशा खादरी शुतारी, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमानी मुफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना सैयद सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना इकराम पाशा खादरी तख्तनशीन, मौलाना सैयद शाह फज़लुल्लाह खादरी अल मूसवी, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी, मौलाना अब्दुल गफ्फार खां सलामी, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, डॉक्टर बाबर पाशा, डॉक्टर मुश्ताक अली और मोहम्मद शफीउद्दीन एडवोकेट शामिल हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मजलिस केरल और आसाम में चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का यह फैसला है कि आसाम में जहां बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट और केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को अपना काम करने का मौका दिया जाए। अलबत्ता अगर इन दोनों जमातें ज़रूरत पर तलब करती हैं तो वो उनकी मदद के लिए ज़रूर जाएंगे। फिर अपना सफ़र शुरू रहेंगे। सर यही फॉर्मूला आप वेस्ट बंगाल में मतलब आपने कहा था नहीं सोमित देखिए, मैं आपके सामने कई मरतबा इन पर्टिकुलर आपके तमाम से कहूं कि केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। वहां पर बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDUF है, IUML केरला में है। हम वहां जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कभी उनको गलती से मेरी जरूरत पड़ गई मुझ जैसे दीवाने की तो वो मुझे कॉल कर ले, मैं आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। सर बीजेपी ये भी कह रहा है सर ये बल्दी इंतखाबात में बरसर इक़्तिदार TRS पार्टी तकरीबन 17 डिवीजनों में मामूली वोटों से नाकाम हुई है। कहीं 32 वोट कम पड़ गए तो कहीं 1500 की मार्जिन से शिकस्त उठानी पड़ी। PN रेड्डी नगर में TRS का उम्मीदवार महज 32 वोटों की कमी की वजह से चुनाव हार गया। शायद ऐसा बहुत कम ही हुआ होगा। 6 डिवीजन में उसके उम्मीदवार सिर्फ 32 था। 132 वोटों की कमी की वजह से कामयाब नहीं हो सके। 4 डिवीजन में हार जीत का फर्क 1000 था, 1500 के दरमियान था। जिन डिवीजनों में 310 से कम वोटों की कमी की वजह से TRS को हार का मुंह देखना पड़ा, उनमें 4 डिवीजन में आजाद उम्मीदवार 200 वोट हासिल कर सके। इस तरह TRS वहां हार गई। 2 डिवीजनों में आजाद उम्मीदवारों ने TRS के 100 वोट खा गए। मजलिस के नौमुंतखब कारपोरेटरों ने आज सुबह पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और मजलिस की शानदार कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनकी गुलपोशी की। बैरिस्टर अवैसी ने तमाम 44 अरकान बल्दिया से कहा कि वो अवामी खिदमत बड़ी तनज़ही के साथ अंजाम दें, उनकी हर खुशी और गम में शामिल होते हुए उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। सदर मजलिस ने कहा कि आवाम की भरपूर तायद व हिमायत का नतीजा है कि मजलिस हमेशा इंतखाबात में कामयाब होती रही है और इंशाअल्लाह आगे भी होती रहेगी। नहीं होता है, अगर फायदा भी होता है या नुकसान भी होता है, लेकिन बीजेपी गेन करती है, क्या वजह है? कहाँ बीजेपी गेन की? और सुनिए, औरंगाबाद की जो MP सीट थी 22-23 साल शिवसेना के पास थी, इम्तियाज जलील हरा दिए, कांग्रेस नहीं हरा पाई थी। झारखंड में हम इलेक्शन लड़े, नहीं मिली कामयाबी, वहाँ बीजेपी नहीं जीती।
अरे कितनी मिसालें दूंगा मैं आपको ऐसे। ये हमको बीजेपी से क्यों जोड़ते हैं आप? देखिए समंदर, क्योंकि हम नहीं, सुनिए, सारी सियासी नहीं, पार्टियां समंदर के यही बात बोल समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, इतना याद रख लीजिए आप। समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। तो बंगाल में भी ऐसा ही होने वाला है सर, अब बीजेपी जीतेगी, आप चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, अगर मेरे लड़ने से तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, मैं भी जीतूंगा ना। ये कब से हो गया कि भाई आप ये देख कर लड़िए इलेक्शन? मैं भी हारा है, 7 सीट में हार गया, मेरे खिलाफ मैं बोलूं, शिकायत करूं, मैं छोटे बच्चे की तरह रहूं कि मैं 7 सीट में हार गया, क्यों लड़े मेरे खिलाफ? यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है, यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है। तो बंगाल में बंगाल के हमारे जिम्मेदारों से हमारी बातचीत होगी, उनसे पूरा बात करेंगे, फैसला लेकर आपको बताएंगे। बीजेपी जिस तरीके से गेम कर रही है, बिहार में भी आप चुनाव लड़े, आपको भी 5 सीटें मिली, बीजेपी जीती, यहाँ भी यही देखने को मिला। तो बंगाल में आप जैसे बोलते हैं, हर बार आप ये बोलते हैं कि वक्तिया फायदा है, वक्तिया जीत है। एक बात सुनिए, बिहार बंगाल में पार्लिमानी चुनाव हुए, 18 बीजेपी जीते, हम तो एक भी नहीं लड़े। क्या बोलेंगे आप? टीएमसी के नेता छोड़ के बीजेपी भाग रहे, हमसे पूछते जा रहे क्या वो? अरे हर चीज में हमको लाके आप लोग खड़ा कर रहे सामने। अरे हमारे कंधे पे रखकर बीजेपी का बाजा मत बजाइए, हमारे कंधे पे रखकर बीजेपी का प्रोपेगेंडा मत करिए। और बीजेपी अगर जीत रही है तो क्यों जीत रही है भी तो देखिए। भाई आप तो मुसलमानों का सेक्युलर वोट ले रहे हैं, मगर आपका वोटर कहां भाग रहा है वो भी तो सोचिए। आप वो क्यों नहीं सोचते? जिस दिन ये तमाम जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं वो इस चीज को सोचेंगे, समझेंगे, प्लान आउट करेंगे, तभी जाकर बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे। अगर ये दिन रात 24 घंटे से असदुद्दीन ओवैसी या रामायण करते रहेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। करते रहिए, आप हमारा नाम लेते रहिए, हम और आगे बढ़ते जाएंगे। यानी बीजेपी भी आगे बढ़ती जाएगी। अब बीजेपी आगे बढ़ रही है तो इनकी वजह से बढ़ रही है। बिहार में इतना एंटी इनकम्बेंसी था जेडीयू के खिलाफ और आप वहां नहीं जीतते आप, तो इसका जिम्मेदार किसको देंगे आप? अरे भाई आप नहीं जीत पा रहे तो हमको आप इनकी वजह से, तो ठीक है बोलिए, कोई बात नहीं। सर हैदराबाद की जनता कब तक उम्मीद करे अपने नए मेयर? अभी ये तो प्रोसेस उसका है, उसका एक स्टैट्यूट है, एक्ट है, उसके मुताबिक वो जब एक्ट आएगा, लॉ आएगा तो फैसला होगा। अगर मेयर एमआईएम के हिस्से में आता है, कोई तो फैसला नहीं हुआ है हमारी पार्टी में। जब बातचीत होगी, फैसला होगा, जब वक्त आएगा तब आप। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने मुसलमानों से अपील की कि वो कल इतवार 6 दिसंबर को यौम सियाह मनाएं। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत को मुसलमान कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। इस वाक़े के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज हमेशा जारी रहेगा। देखिए साहब, 6 दिसंबर यानी कल नहीं परसों 6 दिसंबर है और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक काला और सियाह दिन है ये, क्योंकि 6 दिसंबर के दिन जो है जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया था और हिंदुस्तानी मुसलमानों न सिर्फ जमहूरियत का मजाक उड़ाया बल्कि जो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी मजाक उड़ाया गया था और हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो बहैसियत मुसलमान मैं समझता हूँ कि मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहती है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ला लो, चाहे आप उस मुकाम पर राम मंदिर बनवा लो, लेकिन मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहती है एक मुसलमान के दिल में। और हमको अल्लाह का ने जवाब दे है, तो इसलिए जो है अब जो आने वाला 6 दिसंबर 2020 है, हमको इसका गम को ताज़ा रखना चाहिए और मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से जैसा हर साल यानी हम इस गम को ताज़ा रखने के लिए यौम सियाह मनाते हैं और हम लोग जो यौम सियाह मनाते हैं, मेरी अपील है कि इस 6 दिसंबर के दिन भी जो है अपने गम को ताज़ा रखने के लिए हमको यौम सियाह मनाना चाहिए और हमारा एहतजाज ज़ाहिर करना चाहिए कि कम से कम हम हमारे बाजू पर एक काली पट्टी बनकर हमारा गम बतलाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उस दिन खुसूसी दुआओं की भी मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला दोबारा उस बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर बनाए। मजलिस बचाओ तहरीक बाबरी मस्जिद का गम ना भूली है ना भूलेंगी इंशाअल्लाह,
और तमाम मुसलमानों से मैं उम्मीद करता हूँ, तेलंगाना और आंध्रा के ख़ास तौर पर, कि बाबरी मस्जिद के गम को ताज़ा रखिए। आने वाले 6 दिसंबर 2020 के दिन जो है योम सिया मनाइए और अपने बाजुओं पर काली पट्टी बनिए। काली पट्टी बनकर हमारी आवाज़ को बुलंद रखना चाहिए, हमारे गम को ताज़ा रखना चाहिए। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद एक दिन उसी मुकाम पर बनेगी, ये मेरा नहीं सारों का यकीन रहना चाहिए। विजयनगर कॉलोनी के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कासिम ने अपने कामयाबी पर राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो अवाम की खिदमत करने में कोई ज़क़ीक़ा नहीं छोड़ेंगे। मकामी अवाम की बड़ी तादाद में डॉक्टर कासिम के मकान पहुंचकर गुलपोशी भी की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद कासिम, नुमाइंदा कॉरपोरेटर विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न वार्ड नंबर 73 से आज जो है मुझे कामयाबी मिली है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब जाफ़र हुसैन मेहरा साहब MLA नामपल्ली का मैं बेहद तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे उस काबिल समझा और आवाम की खिदमत करने का मुझे मौका दिया। इंशाअल्लाह मैं आज तो जो है काउंटिंग थी और मैं तमाम विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न के हर वोटर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जो भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब किया और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत किया। मैं तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ और जमात के तमाम एक्टिव वर्कर, सुदूर मोतमदीन, हर एक छोटा हो या बड़ा हो, पोलिंग के दिन जो है हर कोई मेहनत किया और जो है पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने में कामयाब रहे। मैं तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह फिर आइंदा भी जो है मुलाकात होते रहेंगे। जो डेवलपमेंट के काम है इंशाअल्लाह हम पूरे करेंगे मुकम्मल। कितने वोटों से आपके काम में? 108 6108 लीडिंग से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हुई। थमिंग मेजॉरिटी है माशाअल्लाह। मैं तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। ये सीट जो है हमेशा से मजलिस की थी और इंशाअल्लाह मजलिस की रहेंगी। मेरे अगेंस्ट में मेरा कोई ज़ाती जो है पहचान नहीं है। जो भी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है क़यादत में जो है वोट मिले हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं है और मेरी कोई औकात नहीं है इंशाअल्लाह। और सेकंड पोजीशन पे जो है, जैसा हमेशा से हम कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है, सेकंड पोजीशन पे जो है बीजेपी आई विजयनगर कॉलोनी से। इंशाअल्लाह हम उनके भी हलकों में पहले भी काम करते थे और आइंदा भी काम करते रहेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ आज सैकड़ों ख़वातीन ने ईदगाह उजाले शाह में दुआए क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया। 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार और हिंदू दहशतगर्दों के हाथों हुकूमत और अदलिया की निगरानी में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 28 साल गुजर चुके हैं और इस दिन को हम मुसलमानान हिंद यौम सिया के तौर पर मनाते हैं। ये हमारे लिए यौम गम है और ये हमारे लिए साथ ही यौम तजदीद अहद का दिन है। यानी इस दिन हम ये अहद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ये वादा करते हैं कि हम बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद उसके असल मुकाम पर दोबारा तामीर नहीं हो जाती। इस दिन हम ये अहद करते हैं, अगरचे के 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर कर दिया है। बाबरी मस्जिद की अराज़ी को राम मंदिर के हवाले कर दिया गया है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा जा चुका है और बाबरी मस्जिद के कातिलों और मुजरिमों को बाइज़्ज़त बरी किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी हम मुसलमानान हिंद बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ज़मीन का मसला नहीं है, ये हमारी मस्जिद का मसला है और मस्जिद हमारे शायर, हमारी अलामतों में से एक है और कोई भी कौम
अपने शायर की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक ज़मीन का मसला नहीं है जैसा कि लोग समझ रहे हैं, बल्कि ये एक पूरी कौम के साथ नाइंसाफ़ी का मसला है। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है। आप देखें कि इस जमहूरियत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आप देखें कि यहाँ पर मुसलमानों के हुकूक छीने जा रहे हैं और उन हुकूक को छीनकर अदालती जवाब भी फराहम किया जा रहा है और मुसलमानों की मसाजिद को हिंदुओं के हवाले किया जा रहा है। और ये कोई ढके छुपे अंदाज में नहीं हो रहा है, बल्कि अदालतें भी साथ में उनकी लगी हुई हैं। इस तरह की नाइंसाफ़ी को, जुल्म को हम किसी तौर कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा आज यहाँ जमा होने का यही मकसद है कि हम ये ऐलान कर दें कि बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मकाम पर तामीर नहीं हो जाती। हालिया जो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से फ़ैसले आए हैं, जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो साजिशें और जो मक्कारियाँ की जा रही हैं, ये किसी कौम की फ़तेह नहीं है। इस बात का हमारा ईखान है। ये फ़रीक़ मुखालिफ की जीत नहीं है और न ये हमारी हार और शिकस्त है, बल्कि बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद जारी रहेगी। ये जंग बाजियाबी की जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक कि हम बाबरी मस्जिद को दोबारा हासिल नहीं कर लेते, चाहे इस काम में सदियां लग जाएं। मैं फिर से ये बात कह रही हूँ कि चाहे इस काम में सदियां लग जाएं, लेकिन हम बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, उसकी बाजियाबी की जिद्दोजहद को जारी रखेंगे और ये फरीज़ा और ये फ़र्ज़ और ये जज्बा हम अपनी नई नस्ल में मुंतकिल करते रहेंगे और अल्लाह से दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह ताला हमें क़ुव्वत दे, ताकत दे, हौसला और हिम्मत दे कि हम तेरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर कर सकें। और हिंदुस्तान में जितनी मसाजिद संघ परिवार के निशाने पर हैं, काशी मथुरा की मस्जिदें और साथ में 3000 मसाजिद पर जो उनका दावा है, उन मस्जिदों के ताल्लुक़ से भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें वो क़ुव्वत दे, ताकत दे कि हम तेरे मसाजिद की हिफाजत कर सकें, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, वीरान मसाजिद को आबाद कर सकें और जो शहीद की गई मस्जिदें हैं उनको बाजियाब करा सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी यही दुआ है। साथ में मैं मुसलमानान हिंद से भी ये अपील करती हूँ कि वो बाबरी मस्जिद के ज़ख्म को अपने दिलों में ताज़ा रखें। 6 दिसंबर को यौम सिया मनाएं, अपने घरों पर, अपने बाजुओं पर काले झंडियाँ लगाएं, काले झंडे लगाएं और पूरे मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दें कि मुसलमानान हिंद बाबरी मस्जिद को न भूले हैं और न उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं। ख़वातीन सईदाबाद। एरागड्डे की नौमुंतखबा कॉरपोरेटर शाहीन बेगम और उनके शौहर मोहम्मद शरीफ ने आज शाम दरगाह यूसुफैन नामपल्ली पहुंचकर चादर गुल चढ़ाई और उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल व करम से और बुजुर्गान के सदक़े में उन्हें शानदार कामयाबी मिली है। टोली चौकी के इलाके में गोश्त की शानदार दुकान अलज़बीहा प्रीमियम मीट मार्ट का इफ्तिताह अमल में आया, जहां पर बकरे, मुर्गी, खरगोश, तीतर बटर के ताज़ा गोश्त के अलावा मछली और झींगे भी दस्तयाब है। और अलज़बीहा प्रीमियम मीट मार्ट के मालिक मुईद ने बतलाया कि 5 किलोमीटर के हदूद में होम डिलीवरी का भी इंतज़ाम किया गया है। अलज़बिया में हम लाइफ स्टॉक सेल करते थे, आज भी हमारे पास आपको लाइफ स्टॉक मिलेगा सदक़ात के लिए और जिस तरह से जो है हक़ीक़ों के लिए। आप कभी भी जो है इस डिलीवरी को आप एक कॉल से अवेल कर सकते हैं। उसके अंदर ये होगा कि आप कॉल करके बता देना कि 30 किलो तो आपके घर तक जो है बकरा पहुँच जाएगा। वहाँ पर हम वेट करेंगे, जो भी उसकी प्राइसिंग होगी आपको वहाँ अदा करना होगा। उसके बाद जो है सर्विस के लिए बुच्चर आपको वहीं आपके घर पे जो है मुहैया कर सकते हैं। कितने किलोमीटर रेडियस में आप लोग? ये इसका अगर लाइफ स्टॉक का तो थ्रू आउट हैदराबाद है
और यहाँ की अभी तो 5 किलोमीटर की रेडियस में है, जो आपको मीट की शक्ल में मिलने वाली चीज़ है। लाइफ स्टॉक के लिए हम पूरा हैदराबाद को सप्लाई देंगे। देखिए 300 रुपये मटन दे रहे हैं जी, तो उसके ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? नहीं, इसके ताल्लुक से कैसा है बोले तो एक पिंक सॉल्ट है, आपको रिलायंस में 46 रुपये मिलेगा और रत्नादिन पे 80 रुपये मिलेगा। तो ये हमेशा जो है ब्रांड्स का जो जिसको हम कहते हैं कि पजल है, इसको सॉल्व करना कस्टमर को ही है। नाम है आज क्या दे रहे हैं आप? कोड क्या करें? आज 679 हमारा कोड है। आज के नहीं, ओपनिंग रेट 679 है। एक्चुअली हम मार्केट ऑपरेट के हिसाब से चलते हैं, ताकि जो है आप जो मार्केट में प्राइस देगा वही हम आपको प्रमोट करते रहेंगे। जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि जो उसका रेट है न्यूज़पेपर ऐड का, फ़िश का जैसा रेट है, ये एक्चुअली आप लोग इस चीज़ को समझिए, ये कस्टमर्स को इसके बारे में पता नहीं है। फ्रेश मार्केट का डेली प्राइस तयन होता, तो रोज़ प्राइस जो है चेंजेस होते रहते, तो उस तरह से कई सारे प्राइसेस डेली भी चेंज हो सकते या 8 दिन वो रहेंगे, इसलिए कि फ्रेश मार्केट का जो है इसी तरह से चलता है। और एक जो अहम बात ये है कि आपको सिंगल रूफ के अंडर में आपको चिकन, मटन, फ़िश, प्रॉन्स यानी सी फूड कंप्लीट आपको सी फूड मिलेगा, चिकन, मटन मिलेगा, यहाँ तक कि आपको रैबिट का भी। जिले नलगुंडा के मिरियालगुड़े में एंटी करप्शन के हुक्काम ने एक साइट इंजीनियर स्वामी नायक को एक कॉन्ट्रैक्टर से 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सारी दुनिया में धूम मचाने वाली वबा कोरोना वायरस के जारी कहर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 596 नए केसेस का इजाफा हुआ है। इस तरह मुतासरीन की तादाद 2,72,719 हुई है, जबकि 3 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,470 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,62,751 हुई है। जुमेरात और जुमे के दरमियान 59,771 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में 57,22,182 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से कोविड-19 के नए केसेस दर्ज हुए हैं उनकी तफसीलात इस तरह है। आदिलाबाद 26, बदरादरी 102, GHMC 18, जगतियाल 120, भोपालापल्ली 5, गजवेल 12, कामारेड्डी 36, करीमनगर 17, आसिफाबाद 13, महबूबनगर 15, महबूबाबाद 19, मंछरियाल 8, मेदक 47, मलकाजगिरी 17, मुलगू 16, नागा कर्नूल 24, नलगुंडा 9, निर्मल 11, निज़ामाबाद 9, पेद्दापल्ली 11, श्रीसेलम 46, रंगारेड्डी 12, संगारेड्डी 15, सूर्यापेट 10, विकाराबाद 11, वनपड़ती 9, वरंगल 9, यददरी भोंगे से 10 कोरोना वायरस के केसेस आए हैं। ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने के लिए किसानों के जारी एहतजाज के सिलसिले में 8 दिसंबर को मनाए जाने वाले भारत बंद को ट्रेड यूनियन तंजीमों की तायद हासिल हो गई है। 10 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन तंजीमों की मुश्तरका मजलिस अमल ने कहा कि मुल्क के किसान बड़े अज़म और बहादुरी के साथ अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। हालांकि रियासती हुकूमतें और पुलिस उन्हें डरा रही है और धमका रही है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। इन तंजीमों में कांग्रेस की अंटक, हिंद मजदूर सभा, AITUC, CITU वगैरह शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दावे के बाद के कोविड-19 वैक्सीन चंद हफ्तों में तैयार हो जाएगी और मार्केट में आ जाएगी। ऐसे में दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट के कार्गो सर्विस ने इस हसास दवा के ट्रांसपोर्ट और उसकी तकसीम के लिए माकूल इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जहां 2 कार्गो टर्मिनल हैं, वर्ल्ड क्लास की सहूलतें फराहम की जा रही हैं और दवाओं को उनके लिए दरकार दर्जे हरारत के माहौल में महफूज रखने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर सालाना 1.5 लाख मीट्रिक टन सामान आता और जाता है। कार्गो टर्मिनल के लिए अलहदा दरवाजे भी हैं, जिससे तेजी के साथ दवाओं की मुंतकली की जा सकती है। हैदराबाद की GMR कार्गो सर्विस ने भी ऐसे ही सहूलतें फराहम करना शुरू कर दी हैं।